हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज हम पार्ट वन पार्ट टू में हमने टोटल 6 डिपार्टमेंट कवर किए हैं। पार्ट वन में हमने सेटिंग, आर्ट और लाइटिंग कवर किया है। सेकंड हमने कैमरामैन, प्रोडक्शन और ड्रेस कवर किया है सेकंड पार्ट में। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं मेकअप से। मेकअप मैन जो डिपार्टमेंट है, बेसिक उसका काम सबको पता है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेकअप करना, मेकअप आर्टिस्टों को रेडी करना वो उनका बेसिक काम होता है। और इसमें करीब 4 से 5 लोग होते हैं, मिनिमम 5 तो होते ही हैं अगर एक नॉर्मल शूटिंग आप रोज कर रहे हैं तो पहला तो मेकअप इंचार्ज होता है। इसकी सैलरी 2000 से 2500 होती है। वो इंचार्ज होता है, प्रोडक्शन उसे हायर करता है, बाकी मेकअप मैन को वो लेके आते हैं। और इन सब के कार्ड्स होते हैं, चाहे वो सेटिंग हो चाहे वो आर्ट हो, इन सब के यूनियन के अपने कार्ड होते हैं जो बनवाना कंपलसरी होता है। हालांकि एक स्ट्राइक के बाद कुछ लोगों ने कोर्ट में कंप्लेन की थी, उसके बाद कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिससे अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते तो कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग फिर भी बनाते हैं। और क्योंकि फेडरेशन अभी भी है, उनके रूल के हिसाब से काम होता है मोस्टली। एनीवे, तो उनकी सैलरी 2 से 2500 रुपये होती है। वही पूरे इंचार्ज होता है किस मेकअप मैन को, वो पूरा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस कौन मेकअप मैन किस एक्टर को रेडी करेगा, कौन सेट पे रहेगा। सेट पर भी ज़रूरत पड़ती है शॉट के बीच में पफ की या रीटच की, तो टचअप वगैरह करने के लिए कौन रहेगा, कौन क्या करेगा, वो सब इंचार्ज डिसाइड करता है। उसके नीचे 2 मेकअप मैन रहते हैं मिनिमम शूटिंग में। जितने आर्टिस्ट होते हैं उस हिसाब से बढ़ते और घटते रहते हैं लोग। तो 2 मेकअप मैन रहते हैं, उसमें से 2 मेकअप मैन में आपका एक सेट पे रहता है, एक मेकअप रूम के पास रहता है। अगर सेट पे आर्टिस्ट ज़्यादा है तो 2 मेकअप मैन सेट पे रहते हैं। तो मेकअप इंचार्ज जो होता है मेकअप रूम के पास रहता है, जो मेकअप नया आर्टिस्ट आता है वो उसको रेडी करता है अगर आर्टिस्ट सेट पे ज़्यादा है। नहीं तो मोस्टली एक मेकअप मैन सेट पे रहता है, एक वहाँ रहता है ड्रेस के पास, मेकअप के पास। इसके अलावा 2 हेयर ड्रेसर होती हैं, एक सेट पे रहती है और एक मेकअप रूम में रहती है, जो आर्टिस्ट आते हैं उनको रेडी करती है। हेयर ड्रेसर अगर इंचार्ज अलग है तो उसकी सैलरी 2000 से 2500 होती है। अगर मेकअप में ही हेयर ड्रेसर का इंचार्ज है तो 2 हेयर ड्रेसर रहती हैं जिनकी सैलरी 1500 से 2000 के बीच में होती है। मेकअप मैन का भी यही होता है, 1200 से लेके 2000 के बीच में उनकी पर डे की सैलरी होती है। तो ये मेकअप टीम का हो गया। वो बेसिकली उनका काम वही है कि मेकअप करना। शूटिंग से पहले लुक टेस्ट होते हैं, उसमें उनको क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम ब्रीफ करती है। इसमें डिज़ाइनर भी इन्वॉल्व रहते हैं कि किस तरह का क्या लुक रहेगा, सब मिलकर डिसाइड करते हैं। कई बार मेकअप मैन भी बहुत बड़े होते हैं, नोन होते हैं, तो वो अपने भी इनपुट देते हैं स्क्रिप्ट पढ़ के कि ये इसका कैरेक्टर कुछ इस तरह का है तो इस तरह का लुक दीजिए तो इसके कैरेक्टर को शूट करेगा। या आर्टिस्ट को देख के वो अपने इनपुट देते हैं, इसके बालों को कुछ इस तरह से करते हैं तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मिल के एक लुक डिसाइड होता है लुक टेस्ट में, फिर उसको फॉलो किया जाता है। इसके बाद आता है क्रिएटिव डिपार्टमेंट। क्रिएटिव डिपार्टमेंट मोस्टली फिल्मों में या वेब सीरीज़ में, फिल्मों में नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है। और वेब सीरीज़ में आपको कुछ क्रिएटिव डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, आपको टीवी शो में तो 100% होते हैं। तो मोस्टली 4 से 5 होते हैं इस डिपार्टमेंट में। इनके हेड की बात करें तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर या क्रिएटिव डायरेक्टर आप उनको बोलते हैं। वो कभी सेट पे नहीं आते, ओवरऑल जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं वो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक स्क्रिप्ट आती है तो स्क्रिप्ट करेक्ट है कि नहीं है, डायरेक्टर को ब्रीफ देना, चैनल के साथ कोऑर्डिनेशन करना, चैनल में जाकर मीटिंग में बैठना, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, क्या चैनल चाह रहा है, वो सब जो मीटिंग में डिस्कस करना कि आगे की स्टोरी कैसे बढ़ेगी, वो क्रिएटिव डायरेक्टर डिसाइड करता है और ले जाकर प्रेजेंट करता है चैनल में। और बाकी लोगों को वो अप्रूव करते हैं तो क्रिएटिव डायरेक्टर आगे बढ़ा देता है, राइटर को ब्रीफ दे के आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नई कास्टिंग आ रही है, उनके लुक से लेकर कास्टिंग किसको करना है, कास्ट किसको करना है, वो सारे कॉल क्रिएटिव डायरेक्टर लेता है। फिर वो अप्रूवल के लिए आगे भेज देता है कि मैं सिलेक्शन करके वो आगे भेज देता है चैनल को या जो भी उसके ऊपर होते हैं। तो लुक, अगर कोई नया लोकेशन आ रहा है तो वो लोकेशन कैसा होगा, कोई नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, कोई नई लोकेशन आ रही है तो वो लोकेशन कहाँ पर होगी, क्या होगी, वो सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जो ओवरऑल शो के लुक को डिसाइड कर रही हैं, वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एडिट होने के बाद जो फाइनल आउटपुट है वो
वही देखते हैं और वही फाइनल करते हैं कि ये ओके है या एनजी है। क्योंकि मोस्टली टीवी शोज़ में ऐसा होता है, क्योंकि डायरेक्टर सेट पे नहीं आता, क्योंकि डेली शो रहता है तो डेली उसको शूट पे जाना रहता है, उसके पास टाइम नहीं होता है। तो मोस्टली एक क्रिएटिव डायरेक्टर देखता है, सेट पे मतलब एडिट में बैठकर आउटपुट वही निकलवाता है। तो बेसिकली ये मेन क्रिएटिव डायरेक्टर का काम होता है। उसके बाद एक पोस्ट क्रिएटिव होता है जो पोस्ट प्रोडक्शन देखता है। शूट से जो मटेरियल आता है, चिप आती है, टेप आता है, तो उसको वो देखता है लाइनअप होने के बाद कि कैसा लग रहा है, उसमें कोई कमी रहती है तो सेट पे एक क्रिएटिव रहता है, वो उससे कोऑर्डिनेट करता है कि ये शॉट आपने मिस कर दिया है, या ये डायलॉग मिस हो गया है, ये डायलॉग सही से नहीं बोला है, या ये गंदा लग रहा है, इसका रीशूट दे दो, ये शॉट सही नहीं है, एनजी शॉट है। तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो ये एक पोस्ट क्रिएटिव रहता है। और इसके बाद एक आता है एसोसिएट क्रिएटिव, जो आप एसोसिएट क्रिएटिव या क्रिएटिव हेड जो बोल लीजिए आप। अगर छोटा शो है तो एक ही एसोसिएट क्रिएटिव और होगा जो सेट पे रहता है। एसीएच बोलते हैं बेसिकली उन लोगों को। तो एसोसिएट क्रिएटिव हेड एसीएच, तो वो बेसिकली उनका जो काम रहता है वो सेट पे चीज़ों का एग्जीक्यूशन करना। सपोज टू भी कोई स्क्रिप्ट आती है जो क्रिएटिव डायरेक्टर ने, क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने अप्रूव की हुई है और वो एक्टर को समझ में नहीं आ रही, तो उन्हें ब्रीफ करना कि क्या हो रहा है आपके कैरेक्टर के साथ, आगे किस तरह की स्टोरी जा रही है, अब आपका कैरेक्टर किस तरह से रिफाइंड हो रहा है, किस तरह से चेंज ओवर लाना है, डायरेक्टर को ब्रीफ देना स्टोरी से रिलेटेड, सेट पे कुछ नया हो रहा है, और मेक श्योर करना कि जिस तरह से स्क्रिप्ट ली गई है। क्रिएटिव डायरेक्टर स्क्रिप्ट फाइनल करने के बाद एक ब्रीफ देता है अपनी सारी टीम को, तो उस ब्रीफ को वो लोग लेते हैं, एसोसिएट क्रिएटिव और क्रिएटिव जो भी आप बोलें, वो आते हैं सेट पर और उस चीज़ों का एग्जीक्यूट करते हैं जो उनको ब्रीफ दिया गया है, जो उनको कमांड दी गई है। क्रिएटिव डायरेक्टर का काम, एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर, एसोसिएट क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव हेड अगर बड़ा शो है तो सेट पर एक क्रिएटिव हेड भी रहता है, अगर छोटा शो है तो एसोसिएट क्रिएटिव हेड से ही काम चलाते हैं। तो एसोसिएट क्रिएटिव हेड बोले आप या क्रिएटिव हेड बोले, जो सेट पे रहता है उसका मेनली काम होता है एग्जीक्यूशन करके देना। चाहे वो लुक है, किसी का लुक गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो डिसाइड हुआ है वैसा ही होना चाहिए, सीन भी वैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसका इम्पेक्ट वैसे ही आना चाहिए जैसे हमने लिखा हुआ है, जैसे चैनल को हमने ब्रीफ दिया है। तो ये सारा एग्जीक्यूशन, सेट का जो भी शूट है वो एग्जीक्यूट करना, वो क्रिएटिव का काम होता है। कई बार बड़े शो होते हैं तो दो एसोसिएट क्रिएटिव होते हैं, एक कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट संभालता है, एक आर्ट डिपार्टमेंट संभालता है, क्योंकि यही दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं। और सॉरी, जो आर्ट डिपार्टमेंट संभालता है वही डायरेक्शन टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, उन्हें भी ब्रीफ करता है कि कैसे, क्या अब आगे का प्रोसेस है, किस तरह से सीन शूट करना है, किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कितना इम्पैक्टफुल सीन होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है सीन, एक्टर को किस तरह से बिहेव करना है, एक्टरों को ब्रीफ देना, डायरेक्टर को ब्रीफ देना, वही सब करते हैं। अब अगर इनकी सैलरी की बात करें तो जो मेन क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, उसकी सैलरी करीब 1.25 लाख से लेके 2 लाख 3 लाख तक होती है। और वो एक साथ कई शो देखते हैं। अगर एक प्रोडक्शन हाउस में एक क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव प्रोड्यूसर है तो वो एक साथ 4-5 शो देखते हैं और वो एक शो का 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये मिनिमम लेते हैं। जितने शो करते हैं उतना पैसा उनका ऐड होता जाता है। और कई बार एक क्रिएटिव डायरेक्टर कई सारे शो करता है, एक प्रोडक्शन हाउस के नहीं, कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस के शो करते हैं, तो उनको उस हिसाब से पैसा मिलता है। तो बहुत से ऐसे क्रिएटिव जो 10-10, 12-12 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ, तो इसके अलावा जो एसोसिएट क्रिएटिव्स होते हैं उन सब की सैलरी 35,000 से लेके, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो 35,000 से लेके 60,000, 75,000 तक होती है। जो पोस्ट क्रिएटिव होता है उसका 45 से 55 तक होता है। तो ये बेसिकली क्रिएटिव टीम की होती है। उसके अलावा आता है एडिटिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट प्रोडक्शन में पहले मैं डायरेक्शन और एक्टिंग पे लास्ट में आऊँगा, तो मैं ये सारे डिपार्टमेंट कवर कर रहा हूँ। तो पोस्ट डिपार्टमेंट में सबसे पहला तो एक पोस्ट इंचार्ज होता है, पोस्ट प्रोडक्शन इंचार्ज या पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। उसका काम क्या होता है कि सेट से जो भी चीज़ें आती हैं उनको लाइनअप के लिए देना। एडिटर, जो लाइनअप एडिटर होता है, ऑनलाइन एडिटर उनको बोलते हैं। ऑनलाइन एडिटर को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। ऑनलाइन एडिटर का मतलब लोग समझते हैं जो, आई एम सो सॉरी,
एडिटर का मतलब लोग मोस्टली ये समझते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन एडिटर का मतलब लोग मोस्टली ये समझते हैं कि जो ऑनलाइन शूट हो रहा है, जैसे क्रिकेट है ऑनलाइन चलता है तो उसको जो एडिट करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो ऑनलाइन एडिट होता है तो लोग समझते हैं उसको ऑनलाइन एडिटर बोलते हैं। ऐसा नहीं है। टेलीविज़न में जो आपको सेट से शूट होके आता है, जो फर्स्ट लाइनअप बनाता है उसको ऑनलाइन एडिटर बोलते हैं। मोस्टली ऑनलाइन एडिटर को लोग कई बार आउटडोर शूट पे लेकर भी जाते हैं, ताकि वो सुबह शूट करके रात में उसको एडिट करके मॉर्निंग में देख के कॉल ले सके कि कैसा करना है, क्या करना है, सही सीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन जो एडिटर को देना, कौन सा सीन पहले एडिट होगा कौन सा नहीं होगा, टेलीकास्ट पर्सपेक्टिव से सेट से बात करना है, एपी जो शेड्यूलर्स होते हैं उनसे बात करना कि आप आज कौन सा सीन शूट कर रहे हैं, कौन सा नहीं करना है, ये प्रायोरिटी पे चाहिए क्योंकि इसमें ग्राफिक्स है, टाइम लगेगा, वो सारे कोऑर्डिनेशन उनके होते हैं। टाइम टू टाइम डिलीवरी देना पोस्ट प्रोडक्शन का काम, पोस्ट सुपरवाइज़र का काम होता है कि कौन सा सीन कब एडिट करना है, कौन सा सीन कब जाना चाहिए, कौन सा सीन कब एडिट होगा, किसको कैसे करना है, कौन सा सीन शूट हो गया, एडिट हो गया तो उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए भेजना या डबिंग के लिए भेजना सॉरी, एडिटर्स क्रिएटिव्स को बोलना कि मैम या सर ये सीन डन हो गया, आप आकर देख लीजिए, एपिसोड डन हो गया, आप फाइनल कीजिए, आउटपुट निकालना है, तो वो सारी चीज़ें वो करते हैं और बेसिक उन्हें एडिट का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई पोस्ट प्रोडक्शन की। उसके बाद एडिटिंग डिपार्टमेंट आता है। पोस्ट में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, एडिटिंग डिपार्टमेंट होता है, म्यूज़िक होता है, डीआई डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं एक एक करके बात करूँगा उनकी। एडिटिंग डिपार्टमेंट में क्या आता है, एडिटिंग डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर एडिटर होता है, उसके बाद चीफ एडिटर होता है, उसके बाद ऑनलाइन एडिटर होता है और एक ऑफलाइन एडिटर भी रखा जाता है अगर कोई बहुत बड़ा शो है तो। और इसके अलावा जितना बड़ा शो है उतनी बड़ी टीम रखी जाती है। कई एक सीन को 3-3 4-4 लोग भी एडिट करते हैं। तो मेन जो एडिटर होता है उसकी सैलरी पर एपिसोडिक होती है मोस्टली, या मंथली भी होती है। तो मंथली अगर है तो आप समझ लीजिए 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली होती है। और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं मंथली के हिसाब से कि पर डे कितना हो गया। उसके अलावा 70 से 80 हज़ार उसके चीफ एडिटर की सैलरी होती है। उसके बाद जो ऑफलाइन एडिटर होता है उसकी 40 से 50 हज़ार होती है। जो ऑनलाइन एडिटर होता है उसकी 20 हज़ार से लेकर 35-40 हज़ार तक उसकी सैलरी होती है। तो ये पोस्ट का एडिटिंग डिपार्टमेंट हो गया। म्यूज़िक पूरा पर एपिसोड पर्सपेक्टिव से होता है, उसमें फॉली भी आता है। फॉली इन द सेंस, अगर मैंने चुटकी बजाई है तो चुटकी का साउंड डालना पड़ेगा, पीछे कुत्ते की आवाज़ डालनी है तो वो कुत्ते का साउंड डालेंगे, वो फॉली होता है। पीछे 2 लोग बैकग्राउंड में दूर खड़े होकर बात कर रहे हैं, अब उनका हल्का सा एम्बियंस का साउंड ऐड करना, क्या क्या एम्बियंस दिखाना है बैकग्राउंड में, उन सब के साउंड ऐड करना, उसको फॉली बोलते हैं। फॉली से लेके डबिंग से लेके बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके सारी चीज़ें वो करते हैं। इन सब का पर एपिसोड वो 25 से 50 हज़ार रुपये लेते हैं, जैसा भी शो होता है उस हिसाब से पर एपिसोड लेते हैं। तो अगर आप समझ लीजिए महीने में मतलब 4 वो मंडे टू फ्राइडे का शो है तो 5 एपिसोड आपको हर वीक देने हैं। तो 4 वीक तो आप ऐसे पकड़ लीजिए, 20 एपिसोड तो आप समझ लीजिए 20 से 22 या 24 एपिसोड आपको रहते ही हैं। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए वो लोग कितना कमाते हैं। तो बट उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे डबिंग होता है, साउंड इंजीनियर होता है, उनको वो थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। तो ये डबिंग ये म्यूज़िक का डिपार्टमेंट हो गया, साउंड का म्यूज़िक नहीं साउंड का पूरा डिपार्टमेंट हो गया, बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेके डबिंग से लेके सब कुछ आ गया इसमें। इसके अलावा डीआई होता है, वो पर एपिसोड वो भी मंथली होता है। आप पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ हो रहा होता है वो मंथली डीआई एडिटर वो सब रखते हैं। कई बार एडिटर आप बाहर से भी हायर करते हैं, अगर आपको कोई अच्छा एडिटर चाहिए, नॉन एडिटर चाहिए तो आप बाहर से भी हायर करते हैं, उसका पेमेंट प्रोडक्शन हाउस करता है। कई बार पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो होते हैं, उनको पूरा ही सब कुछ दे दिया जाता है कि हम आपको रफ मटेरियल देंगे, आप हमको फाइनल आउटपुट देंगे, तो वो फिर उनके इन हाउस एडिटर होते हैं, इन हाउस डीआई वाले होते हैं, ग्राफिक्स वाले होते हैं। तो डीआई जो होता है, डीआई वाला 75,000 पर मंथ से लेके 2 लाख तक कमाता है। डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह का सॉफ्टवेयर का नॉलेज है आपको। डीआई में आपका नॉलेज बहुत मैटर करता है, एडिटिंग में आपका नॉलेज बहुत मैटर करता है, आप किस तरह के सॉफ्टवेयर पे कितने कंफर्टेबल हो काम करने के लिए। इसके अलावा ग्राफिक्स टीम आती है। ग्राफिक्स बहुत महंगा होता है, वो फ्रेम के हिसाब से चार्ज होता है, 5,000 पर फ्रेम होता है और 1 सेकेंड में 25 या 24 फ्रेम होते हैं। तो आप जोड़ लो फिर उस हिसाब से कितने पैसे वो छोटे छोटे ग्राफिक्स के ले लेते हैं। बट उसमें क्या रहता है कि
बहुत बड़ी टीम काम करती है, एक एक फ्रेम पे काम होता है, तो बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं। तो ये ग्राफिक्स का हो गया। तो ऑलमोस्ट यही सब पोस्ट का काम होता है। इसके बाद हम आते हैं अभी हाँ, इसके बाद राइटिंग जो डिपार्टमेंट होता है, राइटर मोस्टली एक या दो ही होते हैं। एक मेन राइटर होता है जो चैनल में जाके नरेशन देता है या बाकी एक्टरों को नरेशन देता है या वर्कशॉप में आता है, एक वो राइटर होता है जो मेन राइटर होता है मोस्टली। कई बार बहुत बड़ा शो होता है तो स्क्रीन पे राइटर, लाइनअप राइटर और डायलॉग राइटर अलग अलग होते हैं। स्टोरी अलग बनाता है कोई लिखता है और स्क्रीन प्ले अलग राइटर लिखता है, डायलॉग अलग राइटर लिखता है, तो 3 अलग अलग होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर। 5,000 पर डे से लेके पर एपिसोड से लेके 50,000 पर एपिसोड तक लोग चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना वो टैलेंटेड हो। तो मतलब आप समझिए एक राइटर एक साथ 4-5 शो करता है, लिखता है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो भी एक साथ 5 से 10 शो करते हैं, तो आप उस तरह से भी पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो का भी लगा सकते हैं कि कितना होता है। एडिटर भी एक साथ 4-5 शो करते हैं, म्यूज़िक वाला भी यही करता है। ये जितना भी पोस्ट का डिपार्टमेंट है ना, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे शोज, बहुत सारी फिल्में करते हैं, तो वो उस हिसाब से पैसे कमाते हैं। मतलब एक शो से, एक चीज़ों से, एक म्यूज़िक वाला जो मैंने बताया उतना कमाता है, एडिटर उतना कमाता है एक शो से। वो बहुत सारे शोज करते हैं, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हो आप मोस्टली आप समझ लो डायरेक्टर को छोड़कर सभी लोग 2 से 3 से 4 शो कर रहे होते हैं। डायरेक्शन डिपार्टमेंट को छोड़ के वो कुछ दूसरा नहीं कर सकते। डायरेक्शन डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सब 2 से 3 शो करते हैं। एक्टर भी 2 से 3 प्रोजेक्ट एक साथ करते हैं। तो डायरेक्शन छोड़ के बाकी सब करते हैं और वो फिर मल्टीपल होता जाता है। एनीवे, उस हिसाब से टीम आप बढ़ा देते हो। जैसे अगर आप कैमरा मैन है, आप 4-5 शो कर रहे हो तो उस हिसाब से आप टीम बढ़ा देते हो। आप एडिटर हो, 4-5 शो कर रहे हो तो उस हिसाब से आप टीम बढ़ा दोगे। ठीक है। डायरेक्शन का वैसा नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन में आपका दिमाग से पैसे कमाते हो आप, और दिमाग आप किसी को दे नहीं सकते हो। हर इंसान अपने तरफ अपना अलग तरह का डायरेक्टर होता है, तो उस हिसाब से चीज़ें चेंजेस होती जाती हैं। एनीवे, अभी अगले डिपार्टमेंट पे आते हैं। अगला डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं। अभी मैं एक्टिंग पकड़ता हूँ। देखिए, मेन जो एडिटर होता है वो तो अगर सेलिब्रिटी है, इंस्टा पे अच्छे सब्सक्राइबर हैं उसके, और उसने अच्छे सारे बड़े शो दिए हैं, कुछ अवार्ड्स जीते हैं, तो 5-5 लाख रुपए पर डे भी कमा रहे हैं वो लोग। बाकी एक फिल्म का 9-9, 10-10 करोड़ रुपए, वो सब आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिंग को तो आप लोग मोस्टली फॉलो ही करते हैं एक्टरों को। लेकिन छोटे छोटे जो कैरेक्टर रोल करते हैं भी, वो भी 5,000 से 12,000 पर डे लेते हैं। जो छोटे छोटे 1-1, 2-2 सीन के लिए आप जिन्हें देखते हैं, 5 से 12,000 पर डे लेते हैं, वो भी अच्छी खासी इनकम कमा के सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो राइटिंग भी कर रहे हैं, कभी कभी डायरेक्शन भी कर रहे हैं। जैसे सुमित व्यास हैं, वरुण बडोला हैं, वो राइटर भी बहुत अच्छे हैं। अपहरण जैसा शो वरुण बडोला ने लिखा है। सुमित व्यास ने भी 1-2 शो लिखे हैं TVF के लिए। तो बहुत सारे लोग इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग मल्टी चीज़ें भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो एज ए EP काम कर रहे हैं, एज ए क्रिएटिव काम कर रहे हैं, और एज ए एक्टर भी अपना करियर देख रहे हैं। बट आपको फिर बहुत दिमाग लगा के चलना पड़ता है। उस पर मैं बाद में आता हूँ। अभी एक जो लास्ट डिपार्टमेंट बचा है हमारा, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में मोस्टली एक डायरेक्टर होता है और 5 से 6 असिस्टेंट रहते हैं। तो हम ऊपर से आते हैं। डायरेक्शन का आपको पता ही है, डायरेक्टर का क्या काम होता है, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो जुड़ता है। राइटिंग में जब चीज़ होती है उसको डेवलप करना राइटर के साथ। अगर खुद ही राइटर है तो वो खुद ही डेवलप करते हैं, फिर उसको हर जगह प्रेजेंट करना। और फिर डायरेक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्शन का मेन काम होता है, सीन को एग्जीक्यूट करना, जो उसका इम्पैक्ट है, जिस तरह से लिखा गया है उसको और पावरफुल बनाना। आप एक बोल सकते हैं एक लेआउट राइटर क्रिएट करता है, उसमें आत्मा डायरेक्टर डालता है, उसको ज़िंदगी एक डायरेक्टर देता है किसी भी प्रोजेक्ट को। वो बोलते हैं ना, डायरेक्टर इज ए कैप्टन ऑफ शिप, और वो प्रोजेक्ट उसके बच्चे की तरह होता है। तो जिस तरह से आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, डायरेक्टर अपने प्रोजेक्ट को ट्रीट करता है, उसके बहुत क्लोज होता है, बहुत इमोशनली डायरेक्टर ही सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है एक प्रोजेक्ट के साथ। एनीवे, तो डायरेक्टर रहता है, उसकी सैलरी आप सबको पता ही है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने अभी भी डायरेक्शन बुक स्टार्ट किया है, अभी तक आप एसोसिएट डायरेक्टर थे, तो आप 5,000 पर डे से लेके आप करीब
1 लाख या 2 लाख 3 लाख तक आप कमाते हैं। और फिल्मों में कितने पैसे लेते हैं, 9-9 10-10 करोड़ रुपए तक एक प्रोजेक्ट का आप लेते हैं, उसमें 6 महीने 7 महीने आपके लगते हैं। तो अभी उसके बाद आता है एपिसोड डायरेक्टर भी होता है, एक सीरीज़ डायरेक्टर होता है, एक एपिसोड डायरेक्टर होता है। अगर आपका बहुत बड़ा शो है तो आप एक एपिसोड डायरेक्टर भी रखते हैं जो सेकेंड यूनिट वगैरह करता है, और उसका अभी पर डे 12,000 से लेके 25,000 तक हो सकता है पर डे। और इसके अलावा एसोसिएट डायरेक्टर होता है, उसकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख तक होती है। एसोसिएट डायरेक्टर का काम होता है कि डायरेक्टर हर चीज़ स्क्रिप्ट में जैसी लिखी है वैसी मेक श्योर करता है कि होनी चाहिए, डायरेक्टर से कुछ मिस ना हो जाए। डायरेक्टर को हर चीज़ प्रोवाइड करना, एक्टर टाइम पे देना, परफॉर्मेंस देखना, लाइंस देखना, करेक्ट बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा, सीन अगर ये नेक्स्ट सीन जिस लोकेशन पे होना है वो लोकेशन रेडी होनी चाहिए, जिस हिसाब से सीन लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर कुछ हैं तो वो मेक श्योर करता है कि वो इंटरेस्टिंगली आएँ, वो करेक्ट टाइम पे आएँ, वो पहले आ जाएँ और वो सही तरह से आएँ, कुछ भी ना आ जाए। अब एक चाय का कप भी बहुत अलग अलग तरह का होता है, उस पर्टिकुलर सीन में किस तरह के कप की रिक्वायरमेंट है वो सब वो अपने स्कैनर से गुजारता है। तो एसोसिएट का काम होता है स्मूथली शूटिंग कंडक्ट कराना और क्रिएटिवली पर्सपेक्टिव से, जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ वैसा एक्टर परफॉर्म करें, वैसा आर्ट डायरेक्टर सेट के साथ सेट लगाए और वैसा ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपने कॉस्ट्यूम्स दे। वो सारी चीज़ें मेक श्योर करता है डायरेक्टर सेट पर, डायरेक्टर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर डायरेक्टर कई बार बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन है तो एक्टर का परफॉर्मेंस पे डायरेक्टर का ध्यान ज़्यादा है, तो एसोसिएट डायरेक्टर मेक श्योर करता है कि जो शॉट चल रहा है, जो ट्रॉली चल रही है वो करेक्ट टाइम पे स्टार्ट हो, स्मूथ रहे, जर्क ना आए। वो मतलब एक टाइम पे आप एक ही चीज़ दे सकते हो, परफॉर्मेंस देख सकते हो या इक्विपमेंट या शॉट देख सकते हो, तो शॉट का जो इम्पैक्ट है वो इक्वल रहे, वो इस तरह से डायरेक्टर के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके वो मतलब डायरेक्टर का राइट हैंड रहता है, डायरेक्टर को सब चीज़ें प्रोवाइड करना और सारी मतलब उसकी हर तरह से हेल्प करना। डायरेक्टर का राइट हैंड, डायरेक्टर अगर एक अच्छा एसोसिएट डायरेक्टर आपके पास है तो आप बहुत रिलैक्स रहते हो। इसके बाद आता है चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है मेनली काम होता है, एसोसिएट डायरेक्टर भी सेट पे रहता है। एसोसिएट डायरेक्टर जो कमांड देता है वो बाकी जो एडीज रहते हैं वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडल करता है। फॉलोअप लेता है एसोसिएट डायरेक्टर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर से, उस एक्टर का नेक्स्ट सीन है वो रेडी है कि नहीं, वो आया है कि नहीं, उसको स्क्रिप्ट पहुंची है कि नहीं, उसके साथ लाइंस किसी ने किए हैं कि नहीं, नेक्स्ट सीन हमारा उस लोकेशन पे क्या है, वो लोकेशन रेडी है कि नहीं। ये सारी आउटडोर की जो चीज़ें होती हैं एसोसिएट डायरेक्टर सेट पे रहता है डायरेक्टर के साथ और सारी चीज़ें फॉलोअप लेता है और वो जो आउट सेट के अलावा जो बाकी चीज़ें सब करता है वो होता है चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। और सेट पे रहकर भी कई बार बड़ा सीक्वेंस होता है सेट पर रहता है, कंटिन्यूटी को देखता है, एक्शन कंटिन्यूटी क्या होती है उसको वो फॉलो करता है। मतलब 2 शॉट हैं अलग अलग तरह से, अब एक शॉट में मेरा हाथ यहाँ पर है तो नेक्स्ट शॉट जब मेरा वाइड शॉट में अगर मेरा हाथ यहाँ पे, जब मेरा क्लोजअप लगेगा तो मेरा हाथ यहीं होना चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वो मेक श्योर करना चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है। क्यू देना आर्टिस्ट को, मतलब आपका क्लोज चल रहा है और बाकी आर्टिस्टों ने जो वाइड में परफॉर्म किया उस तरह से आपको एग्जैक्ट इमोशन के साथ क्यूज़ देना, मतलब वो जो बाकी आर्टिस्टों के डायलॉग्स हैं वो आपको बोलते हैं ताकि आपके रिएक्शन प्रॉपर आ सके। ये थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ है, बाकी कभी डायरेक्शन को डिटेल में बात करेंगे तो समझेंगे। उसके बाद फर्स्ट एडी होता है। फर्स्ट एडी होता है स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र होता है, जो स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र का काम बेसिकली कंटिन्यूटी जो मैंने बताया चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर एक्शन कंटिन्यूटी को मेंटेन करना। स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र का काम होता है एक्शन कंटिन्यूटी को मेंटेन करना हर तरह से, कॉस्ट्यूम्स के साथ। मतलब अगर सेम डे चल रहा है, अगर आप एक किसी सीन में मान लीजिए इस घर से बाहर निकले हैं, नेक्स्ट सीन में आप कहीं पहुंच रहे हैं, तो वो मेक श्योर करता है इस सीन में जो आपने ड्रेस पहना है अगर आप यहाँ से वो पहन कर निकले तो नेक्स्ट लोकेशन पे नेक्स्ट सीन में जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट सीन है वही ड्रेस आपने पहना हो। तो सिर्फ ड्रेस से नहीं, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, एक्शन कंटिन्यूटी से रिलेटेड। एक्शन कंटिन्यूटी का मतलब है किसी को आपने पंच किया है तो इस हाथ से किया है वाइड शॉट में, अगर क्लोज लगेगा तो आप इसी हाथ से करोगे। वो मेक श्योर करता है एक्शन कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र। कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र होता है बेसिकली
बड़े शो में कंटिन्यूटी सुपरवाइजर होता है और छोटे शो में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर इस काम को देखता है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट एडी। फर्स्ट एडी का मेन काम होता है प्रॉपर्टीज़ आर्ट्स के साथ बैठ के जो सेट पे सारी चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी सेट से शूटिंग से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट देता है। अगर उसको एक्शन डायरेक्टर चाहिए, अगर उसको और भी कुछ कोई चाहिए एक्शन डायरेक्टर के अलावा, तो वो सारी रिक्वायरमेंट वो देता है। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है जिसमें गोली लग रही है तो डबल ड्रेस चाहिए होगा तो वो बताता है। तो शूटिंग से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एडी करता है। उसको प्रॉप एडी भी बोला जाता है। कई भी जगह पे प्रॉप एडी फर्स्ट एडी अलग अलग होता है अगर बहुत बड़ा शो है तो। उसके बाद आता है कॉस्ट्यूम एडी। कॉस्ट्यूम एडी का काम क्या होता है? कॉस्ट्यूम के साथ कोऑर्डिनेट करना, सीन्स वाइज कॉस्ट्यूम डिवाइड करना कि इस सीन में ये कॉस्ट्यूम देना, इस सीन में ये कॉस्ट्यूम देना, इस सीन में ये कॉस्ट्यूम देना। मेनली उसका भी काम होता है कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी मेंटेन करे। मतलब सेम डे में जैसे हम हैं, अगर हम घर से निकलते हैं तो हम एक ही कॉस्ट्यूम पहन के निकलेंगे और जब हम घर पे वापस आएंगे तो उसी कॉस्ट्यूम में होंगे। उसी तरह से जब सीन आप शूट करने जाते हैं तो अगर सीन में भी ऐसा है कि कोई अगर घर से निकल रहा है स्क्रिप्ट में तो वो वापस जब तक घर नहीं आता तब तक वो सेम कॉस्ट्यूम में रहेगा, अगर उसके साथ अनटिल अनलेस कोई घटना नहीं होती है तो वो मेक श्योर करना कि सीन में क्या कॉस्ट्यूम जाएगा, किस तरह की कंटिन्यूटी रहेगी, वो सारी चीज़ें वो मेंटेन करता है। जूनियर आर्टिस्टों को ब्रीफ देता है कि किस तरह के कॉस्ट्यूम आपको लेकर आने हैं, किस तरह के कैरी करने हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट वो देता है। कॉस्ट्यूम से रिलेटेड सारी चीज़ें वो देखता है। कई बार वो शेड्यूल में भी हेल्प करते हैं कि ये 3 सीन में सेम कॉस्ट्यूम है तो आपकी इन 3 सीन को सेम एक साथ लगा सकते हैं ताकि कॉस्ट्यूम चेंज करने में टाइम बर्बाद ना हो। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगली चीज़ जो आती है आपकी कॉस्ट्यूम्स के बाद आता है TCR एडी। TCR एडी का काम मैंने पहले बताया है किसी वीडियो में, वापस बताता हूँ। TCR एडी का काम होता है, TCR एडी का काम क्लैपर बॉय, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिल्म में क्लैपर बॉय होता है और टीवी में TCR एडी होता है। तो क्लैपर बॉय का काम होता है कि क्लैप मारते हैं वो, उसमें उनको अनाउंस करना पड़ता है सीन कौन सा है, टेक कौन सा है और शॉट कौन सा है। तो वो सारी चीज़ें अनाउंस करके क्लैप मारते हैं। अगर बहुत वाइड शॉट है, बिगनिंग में उन्हें क्लैप मारने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो एंड में उल्टा क्लैप मारते हैं और उस साउंड के साथ जब आप सिंग साउंड करते हो तो उस साउंड क्लैप का साउंड मैच किया जाता है। इसके अलावा TCR एडी का काम होता है शॉट डालना, एपिसोड डालना, शॉट डालना और शॉट कौन सा है वो डालना और उसको शॉट को डिस्क्राइब करना। ट्रॉली पर है, फिक्स है और वाइड है, 2 शॉट है, शॉट का डिटेल डालना है, एक्टर कौन कौन से हैं, उस सीन में उस पर्टिकुलर शॉट में हो क्या रहा है, छोटा सा शॉट का डिस्क्रिप्शन देना, वो सारा TCR का एक मेंटेन किया जाता है। उसमें कार्बन लगा होता है तो एक TCR जो आप लिखते हैं वो जो आपकी चिप होती है उसके साथ एडिटर के पास चला जाता है ताकि उन्हें पता चलता है कौन सा शॉट ओके है, कौन सा शॉट NG है। और सेकंड आपके पास रहता है कार्बन क्योंकि लगा के आपने जो नोट किया है। अगर एडिट में कोई शॉट नहीं मिलता, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इधर से देखकर उन्हें बताते हैं, वो मेक श्योर करते हैं उधर वो चीज़ें हों। तो ये बेसिक चीज़ें इस तरह से होती हैं। अभी ये तो डायरेक्शन की बात होगी। ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में कवर कर लिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जाते हैं। तो अब देखिए, अभी अगर आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप लाखों 10-10, 20-20 लाख तक कमा सकते हैं एक्टर और डायरेक्शन के अलावा भी। अगर आपका पैसे कमाने का मकसद है तो बाकी डिपार्टमेंट ट्राई कीजिए क्योंकि एक्टिंग और डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर आप पैशन नहीं है आपके अंदर तो उधर सक्सेस होना भी मुश्किल है। तो बाकी चीज़ों को ट्राई कीजिए। अगर आप एक्टर भी बनना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, एक्टर बनने के लिए आपको फील्ड का एक्सपीरियंस भी देते हैं और सर्कल भी बनाते हैं। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो एज ए अप्रेंटिस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, वो आसान है। अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्शन में ट्राई कीजिए, क्रिएटिव एसोसिएट क्रिएटिव इंटर्न के तौर पर ज्वाइन कीजिए। आपके सर्कल बनेंगे, आपको सेट का एक्सपीरियंस होगा और बाकी लोगों से मिलोगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस करोगे, वो आपको खुलकर बताएंगे और आगे चलकर आपके अच्छे रिलेशन बन गए तो आपकी एक्टिंग में हेल्प भी करेंगे और आप अच्छे पैसे भी कमा पाओगे। इन फ्यूचर आप अच्छे पैसे भी कमा पाओगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट भी पैदा हो जाए इन चीज़ों में अगर आपको सही लोग मिलते हैं तो ये तो पूरा डिपार्टमेंट हो गया। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पूरी इंडस्ट्री का फंक्शन चलता है। इतने सारे लोग साथ में काम करते तब एक प्रोडक्ट निकल कर आता है बहुत से लोगों का। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, वैनिटी सप्लायर्स होते हैं, कैमरा सप्लायर्स होते हैं,
इसके अलावा एक्शन डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, 1-1 लाख रुपए एक सीक्वेंस का लेते हैं। उसके बाद उनकी टीम होती है जिनका पर डे 5,000 से 10,000 तक होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरह से बहुत और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। गाड़ियाँ लगती हैं शॉट में, उनके अलग अलग वेंडर्स होते हैं। जानवर लगते हैं, एनिमल्स के अलग वेंडर्स होते हैं। तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन आई थिंक उससे आपको लेना देना नहीं होगा। फूड सप्लायर्स होते हैं, खाना जो लगता है लोग यूनिट के लिए आता है उसका होता है। तो अगर आप अच्छा खाना बना सकते हैं तो आप फूड सप्लाई का काम शुरू कर सकते हैं अपनी लिंक बना के, है ना, प्रोडक्शन वालों से संपर्क करके किस तरह से चीज़ें बढ़ सकती हैं, बन सकती हैं, और आप सर्वाइव करते करते अपना जो भी आपको जो करना है वो स्ट्रगल कर सकते हैं। बहुत से ज्वेलरी सप्लायर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम सप्लायर्स होते हैं, है ना। तो बहुत कुछ है।